हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। हमारे जो भी स्टूडेंट यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सामान्य ज्ञान के, उनका प्रॉपर सोल्यूशन लेके आया हूं। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर 2015, 2016, 2017 और 2018 के जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, यानी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिया है। आप उसको जाके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाके क्लिक करके उन वीडियोज को देख सकते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार में धीरज पांडे पे जुड़ जाइए और वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पे जाके क्लिक करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। मैं आपको बता दूं कि 2019 का पेपर करने के बाद हम 2020 का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसके साथ पिछले 6 वर्षों के प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 2015 से लेकर 2020 तक मिला के सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुल मिला के 6 प्रैक्टिस सेटों में वो सारे प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज हम सामान्य ज्ञान का 2019 में पूछे गए प्रश्नों को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूं और यहाँ देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो जैनियों द्वारा है, जैनियों द्वारा निर्मित किया गया था। उसे भीम प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था अपने सामंत विमल के माध्यम से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसकी कृति है। तो गीत गोविंद जो कृति है वो किसकी कृति है, जयदेव की कृति है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा, शिवाजी का राज्याभिषेक को 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो 1627 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग किले में इनका जन्म हुआ था। इनका राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। एक पंडित थे, पंडित विश्वनाथ, जिनको गंगा भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इनका राज्याभिषेक करवाया था। इसके बाद 1680 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। अकाल तख्त का निर्माण इनमें से कौन सिख गुरु थे। तो अकाल तख्त का निर्माणकर्ता जो थे वो गुरु हरगोविंद थे। गुरु हरगोविंद कैवे गुरु थे इनके, तो 6वें नंबर के जो ये थे गुरु हरगोविंद इनके गुरु थे। और इन्होंने अकाल तख्त का मतलब होता है कि ईश्वर का घर या ईश्वर का गद्दी, इसका निर्माण इन्होंने करवाया था गुरु हरगोविंद ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। आप सभी को पता होगा 1498 में वास्को डी गामा ने। कभी कभी क्या होता है कि डेट भी आपको याद रखनी चाहिए कि 20 मई 1498 इन्होंने कालीकट यानी केरला के जो तट था, बंदरगाह था, वहाँ पे पहुँचे थे। और वहाँ से जो वहाँ का वर्तमान शासक था जमोरिन, उसने इनका क्या किया था, स्वागत किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ खोली गई थी, सूरत में खोली गई थी। ये पता होना चाहिए कि ये जो सूरत में खोली गई थी ये सबसे पहली अस्थाई कंपनी थी। बात करें अस्थाई कंपनी की, तो 1611 ईस्वी में, इस चीज़ को समझिएगा, 1611 ईस्वी में जो मसूलीपट्टनम है या मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है या मसूलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे एक कारखाना खोला गया था। अस्थाई कारखाना था, लेकिन अस्थाई कारखाने की बात करें तो 1613 ईस्वी में सूरत में खोला गया था। अगला क्वेश्चन, बेगम हजरतमाल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ से। 1857 की बात, क्रांति की बात कर रहे हैं तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी 10 मई को। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, चंपारण। चंपारण इससे जुड़ा स्थल है। अंग्रेज क्या किसानों से एक मांग कर रहे थे कि आपका जो भूमि है उसके 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, जिसे हम एक 3 कतिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसका विरोध किया किसानों ने और राजकुमार शुक्ल एक व्यक्ति थे, इन्हीं के आग्रह पर 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की क्या की थी, शुरुआत कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका का संपादन किया था। एक वैलेंटाइन सिरोल नाम का व्यक्ति था जिसने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। तो ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी। तो 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा की जो शुरुआत की थी गांधी जी ने वो साबरमती आश्रम से की थी। और ये कब खत्म हुआ था, तो 5 अप्रैल 1930 को वहां पहुंच गए थे। लगभग 24 दिन की यात्रा थी। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इन्होंने मुट्ठी भर नमक लिया और किसकी
किस आंदोलन की शुरुआत कर दी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो शुक्र, इसीलिए इसको शुक्र को पृथ्वी का बहन या भगनी मतलब एक बहन ही होता है, कहते हैं। शुक्र जो है वो आकार में, व्यास में, घनत्व में ये सब पृथ्वी के समान है। इसको सांस का तारा, भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है और यह सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। टुंड्रा है, देखिए टुंड्रा क्या है, अगला क्वेश्चन है टुंड्रा क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो टुंड्रा का जो हो जाएगा शीत मरुस्थल। टुंड्रा जो एक रसियन शब्द है जिसका अर्थ होता है समतल दलदली मैदान होता है। यहाँ बर्फ या सदा बर्फ से ढका रहता है और लाइकेन नाम का जो पौधा होता है इस पे उग आता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल या संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की कितनी परतें हैं ये चीज पता होना चाहिए। तो पहला संवहन क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। 5 भाग हैं इसके, जो है किसके 5 भाग है? तो वायुमंडल की परतों के। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऊंचा पठार की बात करें तो दक्कन का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए यह प्रायद्वीपीय भारत की पूछ रहा है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत, वैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। कितनी किलोमीटर की है? 2525 किलोमीटर की है, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर जो गोदावरी की बात करें तो ये 1465 किलोमीटर लंबी है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में गोदावरी है, तो गोदावरी सही होगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर है। पश्चिम घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ऊपर नॉर्थ होता है, ये मैप हो गया, नीचे साउथ होता है, दाएं साइड में ईस्ट होता है, बाएं साइड में वेस्ट होता है। कह रहा है कि पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग, देखिए पश्चिम किधर है? इधर है, और उत्तरी भाग यानी ऊपर की साइड में, यानी यहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। पश्चिम भाग में साउथ की तरफ आएंगे यानी दक्षिणी भाग में आएंगे तो इसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। अब इसी में उत्तरी भाग में पूर्व की साइड में आएंगे तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। और अगर जो इसी पूर्वी भाग में साउथ की तरफ यानी दक्षिण भाग में आएंगे तो इसको हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। ये चीज़ समझ लीजिएगा, कहीं पे लिख भी लीजिएगा। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसको ह्यूमन कोड कहते हैं, जिसको हम कैप्चा कोड के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सहकारी कृषि, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ है पे है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। बाकी ये जो सारे हैं, कोची हो गया, इसके बाद न्याओसोवा हो गया और मारमा गोवा हो गया, ये तीनों जो हैं ये पश्चिमी तट के साइड में स्थित है। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। वर्षा क्यों होती है? क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आता है। ये पश्चिमी विक्षोभ उठता कहाँ है? तो भूमध्य सागर से उठता है और अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए दिल्ली में जो है वर्षा कराता है। सामूहिक उपभोग का अर्थ है, तो यहाँ पे देखिए सामूहिक की बात हो रही है। स्व खपत माने स्वयं का हुआ, व्यक्ति खपत माने भी व्यक्ति खपत की बात करें तो ये भी स्वयं का हुआ, देश के नागरिक यानी नागरिक माने स्वयं भी हुआ, घरेलू खपत जो है वो पारिवारिक खपत है और इसको ही सामूहिक उपभोग के नाम से जाना जाता है। अगला, राष्ट्रीय आय को किस और नाम से जाना जाता है? जो क्वेश्चन नंबर 30वां है वो कह रहा है कि राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? तो एनएनपी यानी कि साधारण लागत इसका जो सही आंसर होगा। थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ उसमें, देखिए जीडीपी आपने सुना होगा, जीएनपी आपने सुना होगा, एनएनपी, ये तीनों मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मतलब कि किसी देश की सीमा के भीतर यानी किसी देश के अंदर जो भी जितने भी उत्पाद पैदा किए जाते हैं वो सारे उत्पाद, चाहे वो विदेशी के द्वारा उसका उत्पादन हो रहा हो चाहे भारतीयों के द्वारा हो रहा हो, वो सारे उत्पाद जो होते हैं वो जीडीपी कहलाते हैं। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी वो होता है कि देश के अंदर तो उत्पाद किया जाता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद उत्पाद करने के बाद जो पैसा कमाया जाता है वह अगर जो देश के बाहर जा रहा है, फॉरेनर मान लीजिए कोई है, यहाँ पे कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं, यहाँ पे कोई चीज़ बना रहे हैं, बनाने के बाद यहाँ से कुछ उनका पैसा बचा, जो बच गया वो फॉरेन में भेज दे रहे हैं, और भारतीय जो है वो फॉरेन में कमा रहे हैं, वहाँ का जो पैसा वो यहाँ भेज रहे हैं, तो जो फॉरेनर यहाँ से अपने देश में भेज रहे हैं उसको माइनस किया जाता है, और भारतीय जो वहाँ से भेजते हैं उसको प्लस किया जाता है। किसमें से? जीडीपी में से। तो हमारा निकलता है जीएनपी। एनएनपी क्या होता है? देखिए अब ध्यान से समझिए, ये होता है हमारा जीएनपी। जब हम इसको माइनस करते हैं तब हमारा एनएनपी निकलता है। मतलब जो चीज़ मैंने बताई जीएनपी में ये होता है कि जो भी पैसा हमारे यहाँ बाहर से आता है उसको हम लोग सम्मिलित करते हैं, उस पैसे को हम लोग सम्मिलित करते हैं, और जो हमारे यहाँ से जो पैसा जाता है बाहर उसको हम उसमें से निकाल देते हैं।
चलिए, भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। यहाँ देखिए, आयकर कर और कंपनी कर, ये दोनों कर जो होते हैं ये केंद्र सरकार द्वारा लगते हैं, और ये बिक्री कर, उत्पादन शुल्क राज्य और केंद्र सरकार दोनों लगाते हैं। तो इसमें से जो बिक्री कर होता है यही जो होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है किसका, राज्य सरकार का। निम्नलिखित में से किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी भारत करेगा, तो 2022 का जो मेजबानी करेगा वो भारत करेगा। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। वैकल्पिक मुद्रा, देखिए मुद्रा की अगर जो हम बात करें, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि अगर जो हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा में कई प्रकार की मुद्राएं होती हैं। एक होता है कानूनी मुद्रा, उसके बाद दूसरा जो होता है कानूनी मुद्रा के अलावा एक मुद्रा और होता है जिसको हम वैकल्पिक मुद्रा बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ से समझिए कि मुद्रा की कानूनी निविदा, देखिए कानूनी निविदा जो होती है, कानूनी निविदा और होती है वैकल्पिक मुद्रा। कानूनी निविदा मुद्रा जो होती है इसको कोई लेने से मना नहीं कर सकता। यदि आप ऑटो में बैठ के जा रहे हैं और वहां से उतरने के बाद उसको 10 रुपये का नोट दे रहे हैं, वो लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये कानूनी रूप से इसको मान्यता प्राप्त मिल गई है। कानूनी रूप से तो वैकल्पिक मुद्रा को मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन इसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता। 10 रुपये का नोट दे रहे हैं, सिक्का दे रहे हैं, ये सब कानूनी निविदा में आते हैं। लेकिन आप उसको चेक देंगे तो आप यदि कहेगा कि हम चेक नहीं लेंगे, हम इसको मान्य नहीं करते हैं, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन अगर जो कानूनी निविदा वाली मुद्रा है, जैसे 10 रुपये का नोट हो गया, 20 रुपये का नोट हो गया, आप इसको दे रहे हैं तो वह लेने से मना नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। कहते ना, यदि इनकार करोगे तो केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सारी चीज़ें सुनने में आती हैं। अगर जो नोट थोड़ा सा फटा रहता है या फिर कुछ सिक्के नहीं लेता है तो आप दावा करते हैं कि अभी कॉल करके पुलिस को बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कानूनी निविदा मुद्रा होती है। चेक के बारे में आप ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम था, तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसमें जो विकास दर था वो लक्षित विकास दर से कम था। जो विकास दर रखा गया था वो 5.7% रखा गया था, लेकिन जो प्राप्त हुआ था वो 3.3% ही प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर सन 1949 को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था। लागू पूरी तरीके से किया गया था 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, तो जब आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता ही जो है वो भारत के संविधान की राजनीतिक शक्ति है। शिक्षा शब्द किससे संबंधित है, तो शिक्षा शब्द जो है वो किससे संबंधित है, तो शिक्षा शब्द जो है आपका समवर्ती सूची से संबंधित है। 3 प्रकार की सूचियों के बारे में संविधान में बताया गया है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। शिक्षा पहले राज्य सूची में आया करता था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1976 में। उसमें जो आपका शिक्षा है उसको किस में डाल दिया गया था, समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। कहाँ से उठा के, राज्य सूची में से उठा के। और हाँ, इसको 25वें स्थान पे इसको रखा गया है, इसमें समवर्ती सूची में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार का विशेष रूप से प्रतिबंध हो सकता है, तो अनुच्छेद 33, इसको समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार, पहले संपत्ति का अधिकार जो हुआ करता था इसको मौलिक अधिकार में रखा गया था, लेकिन आर्टिकल 300A में अब इसको डाल दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 जब हुआ था, 1978 में 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको जो है वैधानिक अधिकार में डाल दिया गया है 300A के तहत। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, आपको यकीन नहीं होगा, जब 2017 का आप पेपर उठा के देखेंगे, ये 2019 का पेपर है। 2017 की कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 2019 के एग्जाम में, बीएड वाले में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का पेपर कीजिए और ईमानदारी के साथ पढ़िए, टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़िए। इसके बाद आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है ना, वो 100% रहेगा, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। अब देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है, तो क्या प्राप्त करना, कितना मतदान प्राप्त करना आवश्यक है, तो कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक कुल मतों की बहुमत का। यहाँ कॉमा रहेगा, यहाँ और नहीं रहेगा। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है, तो गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, शक्ति पुंजों से तटस्थता। यह 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, गुट निरपेक्षता की। यह उस समय की घटना है जब यूएसएसआर और यूएसए में काफ़ी तनाव था, और ये था कि भारत अब किस कंडीशन में जाए, किसकी साइड में जाए। तो उस समय भारत ने इस नीति को अपनाया था। और क्या था कि 1961 में इसकी स्थापना की गई थी बेल्जियम के बेलग्रेड में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, ये बताइए। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर सन 1945 को यूनाइटेड नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, और भारत उसी समय से इसका सदस्य था, यानी वर्ष 1945 से ही। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है,
तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि और प्रतिबंधों की समाप्ति। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है विश्व व्यापार संगठन का? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। इसकी जो धनराशि थी वो पहले 5 लाख थी, अब इसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल दिया जाता है। 1968 में इसकी अर्थशास्त्र नोबेल की स्थापना की गई थी और 1969 में सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सैयद माउंट गोमरी के द्वारा लिखी गई है। ये जो सुंदरवन डेल्टा है, यहाँ पे मैंग्रोव वन है, इन सब के बारे में इसका वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो ... में स्थित है को एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। वो कहाँ पे स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। संघ कारपोरेशन संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो एक बार देख लेते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर इसके बाद आप यहाँ ध्यान से समझिए कि चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा तजाकिस्तान, यानी कि चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा तजाकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला जो है इसमें शामिल है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पारसेक पता होगा कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक पारसेक जो होता है ना वो 3.08 × 10⁻16 यानी 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। नियासिन की बात करें तो ये B5 का रासायनिक नाम है। उसके बाद साइनोकोबालामीन की बात करें, पता होगा B12 पता होगा सभी को। इसके बाद राइबोफ्लेविन की बात करें तो ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। देखिए विटामिन से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जाता है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग पूछे जाते हैं और विटामिन बी की जो सब कैटेगरियाँ होती हैं जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, इसके बाद B7, B9, B12, ये कैटेगरियों के रासायनिक नाम पूछे जाते हैं और इनकी कमी से होने वाले रोग अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसको तो पढ़ लीजिएगा, 2 नंबर आराम से तैयार हो जाएगा। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया। इनकी एक बुक भी है प्रिंसिपिया, जिसमें इन्होंने गति की बात की है। 1687 में इस बुक को इन्होंने पब्लिश किया था। DTP का विस्तार करें तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जो इसका होगा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। साइट्रिक अम्ल का प्रयोग धातुओं को साफ करने में किया जाता है। और बात करें इसके बाद बेंजोइक अम्लों का प्रयोग तो ये तो खाद्य पदार्थों की सुरक्षा में, दवा एवं खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है जीवाणुनाशक के रूप में और एसिटिक अम्ल का विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरुरज्जु के साथ मिलकर। रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, यानी कि अनुवांशिक रोग है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। चीनी यात्री फायान किस शासक के समय भारत आया था? तो चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। मेगास्थनीज जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी। उसके बाद वेन्सांग की बात करें तो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार में धीरज पांडे से जुड़ सकते हैं और वहां से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में हिंदी के प्रैक्टिस सेट के साथ 2019 के। तब तक के लिए धन्यवाद।